यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि यूपीएस पर आधारित क्वेश्चन सीरीज चल रही है, जिसको नाम दिया गया है हंसी देवी सीरीज। यूपीएस और एनपीएस में कौन सी स्कीम अच्छी है, ये सभी चर्चाएं हम इस सीरीज में कर रहे हैं। साथियों, पेंशन स्कीम पर आधारित क्वेश्चन से आपकी परीक्षाओं में आएंगे तो निश्चित रूप से यूपीएस पर भी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। यूपीएस को कवर किया जा रहा है हंसी देवी सीरीज में। तो चलिए साथियों, देख लेते हैं यूपीएस यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम पर आधारित क्वेश्चन सीरीज हंसी देवी सीरीज पार्ट 7 का पहला क्वेश्चन 121। The Unified Pension Scheme UPS has been introduced primarily to address which concern? एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस मुख्य रूप से किस चिंता के समाधान के लिए शुरू की गई है? यानी कि पहले ओपीएस थी, ओपीएस के बाद में लाया गया था एनपीएस को, और एनपीएस में भी कुछ चिंताएं रह गई थी, कुछ कंसर्न रह गए थे, और एनपीएस के बाद में लाया गया है यूपीएस। तो यूपीएस को कौन सी चीजों के समाधान के लिए लाया गया है, किस कमी को दूर करने के लिए लाया गया है? ऑप्शन देख लीजिए। rising retirement age of employees, absence of assured pension under NPS, excessive pension under OPS, delay in pension disbursement। तो एकीकृत पेंशन योजना यानी कि यूपीएस मुख्य रूप से किस चिंता के समाधान के लिए शुरू की गई है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, एब्सेंस ऑफ एश्योर्ड पेंशन अंडर एनपीएस। ओपीएस के बाद में एनपीएस लाया गया था, परंतु एनपीएस में अश्योर नहीं था कि कितनी पेंशन आपको मिलेगी। ये कंट्रीब्यूटरी पेंशन शुरू की गई थी, परंतु यहाँ पर ये निश्चित नहीं था कि इतनी पेंशन आपको निश्चित रूप से मिल जाएगी। तो उस चिंता का समाधान करने के लिए यहाँ पर अश्योरेंस दिया गया है कि आपको निश्चित अमाउंट में पेंशन मिलेगी। एनपीएस के इस कंसर्न को समाधान कर लिया गया है, शामिल कर लिया है किसमें? यूपीएस में। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते 122। यूपीएस प्रोवाइड्स ए गारंटीड मिनिमम पेंशन इवन इफ द कॉर्पस इज इनसफिशिएंट, दिस फीचर इज नोन एज। यूपीएस अपर्याप्त धनराशि होने पर भी गारंटी शुदा न्यूनतम पेंशन प्रदान करता है। इस सुविधा को इस नाम से जाना जाता है। मतलब कि कॉर्पस की यहाँ चिंता नहीं की गई है, मिनिमम गारंटी यहाँ दी गई है कि मिनिमम पेंशन आपको मिलेगी मिलेगी। और इस मिनिमम गारंटी को, इस मिनिमम एश्योरेंस को क्या कहा गया? पेंशन एश्योरेंस बेनिफिट, मिनिमम गारंटीड सपोर्ट, गारंटीड पेंशन फ्लोर, डिफाइंड बेनिफिट प्रोटेक्शन। यूपीएस अपर्याप्त धनराशि होने पर, कॉर्पस होने पर भी गारंटी शुदा न्यूनतम पेंशन प्रदान करता है। इस सुविधा को इस नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाएगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, डिफाइंड बेनिफिट प्रोटेक्शन। मतलब कि यहाँ पर एक गारंटी दी गई है कि इतनी धनराशि तो आपको पेंशन के रूप में मिलेगी मिलेगी। क्वेश्चन देख लेते 123। What percentage of lump sum pension can be withdrawn as pension commutation on retirement of यूपीएस employees? यूपीएस कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति पर पेंशन कम्यूटेशन के रूप में एक मुश्त पेंशन का कितना प्रतिशत निकाला जा सकता है? मतलब कि पेंशन कम्यूटेशन कितना परसेंट किया जा सकता है? 20% ऑफ अकुमुलेटेड कॉर्पस, 30% ऑफ अकुमुलेटेड कॉर्पस, 40% ऑफ अकुमुलेटेड कॉर्पस, नो लमसम परमिटेड। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, 40% ऑफ अकुमुलेटेड कॉर्पस। मतलब कि जितना कॉर्पस फंड उसके खाते में है, उसका 40% किस रूप में मिल जाएगा? कम्यूटेशन के रूप में मिल जाएगा, पेंशन कम्यूटेशन के रूप में मिल जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। मूव टू क्वेश्चन नंबर 124। द रिमेनिंग कॉर्पस आफ्टर लमसम विड्रॉल मस्ट बी यूज्ड मैंडेटरीली फॉर। मतलब कि लमसम उसने निकाल लिया है, एक मुश्त राशि निकालने के बाद में जो फंड बचता है उसका उपयोग अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए। किस में किया जाना चाहिए? रिटायरमेंट सेविंग्स अकाउंट, फैमिली इंश्योरेंस प्लान, मंथली एन्युटी पेमेंट, वॉलेंटरी प्रोविडेंट फंड। लमसम निकालने के बाद में जो राशि बचती है उसका क्या उपयोग किया जाना चाहिए? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, मंथली एन्युटी पेमेंट। मतलब कि उसको मासिक पेंशन के रूप में काम लिया जाएगा जो रिमेनिंग फंड बचेगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। क्वेश्चन आ गया हमारा 125। द यूपीएस गारंटीज दैट द मंथली पेंशन विल नेवर फॉल बिलो।
यूपीएस गारंटी देता है कि मासिक पेंशन कभी भी नीचे नहीं गिरेगी। मंथली पेंशन है वो कितने परसेंट से नीचे नहीं होगी। ऑप्शन देख लीजिए, 10% ऑफ लास्ट बेसिक पे, 25% ऑफ लास्ट बेसिक पे, 40% ऑफ लास्ट बेसिक पे, 50% ऑफ लास्ट बेसिक पे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मंथली पेंशन है, कितने से कम नहीं हो सकती। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, 50% ऑफ लास्ट बेसिक पे। जो लास्ट बेसिक पे होगा उसका 50% है वो यूपीएस में एश्योर्ड किया गया है, गारंटी दी गई है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स, यूपीएस है वो इम्प्लीमेंट हो चुका है और 1 अप्रैल 2025 के बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी एम्प्लॉई है सभी के लिए यूपीएस मैंडेटरी हो गया है। परंतु इससे पहले वाले एम्प्लॉई हैं वो यूपीएस में जा सकते हैं, उनके लिए एक ऑप्शन खुला है। इससे पहले एनपीएस चल रही थी तो एनपीएस के एम्प्लॉई है वो भी यूपीएस में जा सकते हैं। हम चर्चा कर चुके हैं कि यूपीएस है वो एनपीएस की कमियों को दूर करते हुए लाया गया है। साथ में मैं आपको बताना चाहता हूं कि पेंशन स्कीम है आपके सिलेबस में रखा गया है और यूपीएस भी एक पेंशन स्कीम है, तो निश्चित रूप से इस पर आधारित क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। यूपीएस को कवर करते हुए नॉलेज मंडली की एक नायाब सीरीज चल रही है जिसको नाम दिया गया है हंसी देवी सीरीज। अगर आपको हंसी देवी सीरीज के क्वेश्चंस पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन दबाइए। अपने यार दोस्तों को भी बता सकते हैं, आप कमेंट भी कर सकते हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं 126। अंडर यूपीएस द मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस फॉर फैमिली पेंशन इज। यूपीएस के तहत पारिवारिक पेंशन के लिए न्यूनतम योग्यता सेवा है। कितने साल की न्यूनतम सेवा होनी चाहिए फैमिली पेंशन के लिए? ऑप्शन देख लीजिए, नो मिनिमम सर्विस रिक्वायर्ड, 1 ईयर ऑफ सर्विस, 3 इयर्स ऑफ सर्विस, 5 इयर्स ऑफ सर्विस। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, नो मिनिमम सर्विस रिक्वायर्ड। मतलब कि ऐसा कुछ नहीं बताया गया है कि फैमिली पेंशन मिलनी है तो कितनी क्वालिफाइंग सर्विस होनी चाहिए, इसके लिए कुछ नहीं कहा गया है। और फैमिली पेंशन कब मिलती है ये आप कमेंट करके बता दीजिए। यहाँ पर सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। मूव टू क्वेश्चन नंबर 127। यूपीएस रिप्लेसेस विच प्रीवियस सिस्टम फॉर न्यू एम्प्लॉय ज्वाइनिंग आफ्टर 1 अप्रैल 2025। यूपीएस ने 1 अप्रैल 2025 के बाद शामिल होने वाले नए कर्मचारियों के लिए किस पिछली प्रणाली को बदल दिया है? ऑप्शन देख लीजिए, ओल्ड पेंशन स्कीम, नेशनल पेंशन सिस्टम, कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड, जनरल प्रोविडेंट फंड। तो 1 अप्रैल 2025 के बाद में जो कर्मचारी आएंगे उनको पिछली स्कीम के बजाय क्या मिलेगा? यूपीएस मिलेगा। तो पिछली स्कीम क्या थी? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, नेशनल पेंशन सिस्टम थी। मतलब कि 1 अप्रैल 2025 से पहले क्या चल रही थी? एनपीएस चल रही थी। उसकी जगह 1 अप्रैल 2025 के बाद में अभी क्या आ गई है? यूपीएस कंपलसरी कर दिया गया, यूपीएस में वो शामिल होंगे। परंतु जो एनपीएस में थे वो यूपीएस में जा सकते हैं। ये एक वन टाइम ऑप्शन उसको दिया गया है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं 128। इन यूपीएस द एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन इज इन्वेस्टेड इन। यूपीएस में कर्मचारी का योगदान निवेश किया जाता है कौन सी स्कीम में? गवर्नमेंट सेक्टर ओनली, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स ओनली, इक्विटी एंड डेब्ट मिक्स, गवर्नमेंट अप्रूव्ड पेंशन फंड्स। तो यूपीएस में कर्मचारी का जो कंट्रीब्यूशन है उसका निवेश इन्वेस्टमेंट कहाँ होगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, गवर्नमेंट अप्रूव्ड पेंशन फंड्स में उसका निवेश होगा जिससे कि उसको एश्योर्ड पेमेंट है, पेंशन है वो मिल सके। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। क्वेश्चन आ गया हमारा 129। यूपीएस प्रोवाइड्स रिस्टोरेशन ऑफ कम्यूटेड पेंशन आफ्टर। यूपीएस निम्नलिखित के बाद परिवर्तित पेंशन की बहाली प्रदान करता है। मतलब कि आप पेंशन का कम्यूटेशन करवा सकते हैं रिटायरमेंट के टाइम पर। तो ये कमिटेड पेंशन है वो वापस रीस्टोर हो जाएगी कितने सालों के बाद में? 10 इयर्स, 12 इयर्स, 14 इयर्स, 15 इयर्स। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, 15 इयर्स। 15 साल के बाद में जो आपने पेंशन कम्यूटेशन करवाया था वो रिस्टोर हो जाएगी, वापस मिलना शुरू हो जाएगी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं 130। द नोडल मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रिंग यूपीएस इज। यूपीएस के प्रशासन के लिए जिम्मेदार नोडल मंत्रालय है, किसको बनाया गया है? नोडल मिनिस्ट्री किसको बनाया गया है यूपीएस के लिए?
ऑप्शन देख लीजिए, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डीईए, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेज एंड पेंशंस, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन। तो यूपीएस को एडमिनिस्टर करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए कौन से मिनिस्ट्री को नोडल मिनिस्ट्री बनाया गया है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेज एंड पेंशन है, इसको यूपीएस के प्रशासन के लिए नोडल मिनिस्ट्री बनाया गया है। डियर फ्रेंड्स, पेंशन स्कीम आपके सिलेबस में रखा गया है, और पेंशन स्कीम में 3 स्कीम है, वो निश्चित रूप से पूछी जाती है, जिसमें ओपीएस है, साथ में एनपीएस, और अभी रिसेंटली क्या शुरू कर दिया गया है? यूपीएस शुरू कर दिया है। तो एनपीएस और यूपीएस को कवर किया जा रहा है हंसी देवी सीरीज में। अगर आपको हंसी देवी सीरीज के क्वेश्चंस पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन दबाइए, अपने यार दोस्तों को भी बता सकते हैं, आप कमेंट भी कर सकते हैं, और बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे कि नया कोई अपडेट आए तो आपको अलार्म मिल जाए। क्वेश्चन देख लेते हैं 131। Who was the chairman of the committee that was constituted by the central government to examine the issue of pensions and propose the structure for the unified pension scheme यूपीएस under the national pension system एनपीएस? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। केंद्र सरकार द्वारा पेंशन के मुद्दे की जांच करने और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत यूनिफाइड पेंशन योजना यूपीएस के लिए संरचना का प्रस्ताव करने हेतु गठित समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन देख लीजिए, श्री अजय भूषण पांडे, श्री टीवी सोमनाथन, श्री विवेक जोशी, श्री संजीव सान्याल। तो यूपीएस को लागू करने के लिए, यूपीएस की संरचना तैयार करने के लिए जो प्रस्ताव बनाना था, उस कमेटी के चेयरमैन किसको नियुक्त किया गया था? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, श्री टीवी सोमनाथन। टीवी सोमनाथन की कमेटी के तहत यूपीएस की संरचना का प्रस्ताव सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया गया था। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं 132। द यूपीएस इंट्रोड्यूसेज विच टाइप ऑफ पेंशन मॉडल? यूपीएस किस प्रकार का पेंशन मॉडल पेश करता है? इनमें से किस प्रकार का मॉडल है वो यूपीएस के द्वारा दिया जा रहा है? प्योर डिफाइंड बेनिफिट स्कीम, प्योर डिफाइंड कंट्रीब्यूशन स्कीम, मार्केट लिंक्ड वेरिएबल बेनिफिट स्कीम, हाइब्रिड डिफाइंड बेनिफिट डिफाइंड कंट्रीब्यूशन स्कीम। तो यूपीएस है वो पेंशन का कौन सा मॉडल प्रस्तुत करता है? हाइब्रिड डिफाइंड बेनिफिट डिफाइंड कंट्रीब्यूशन स्कीम। बहुत अच्छी बात बताई गई है। तो इसको हाइब्रिड स्कीम बोला गया है, मतलब कि डिफाइंड बेनिफिट होंगे परंतु डिफाइंड कंट्रीब्यूशन भी करना होगा। ओपीएस और एनपीएस का एक हाइब्रिड रूप है, वो लाया गया है यूपीएस के रूप में। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं 133। यूपीएस कंट्रीब्यूशन इज कैलकुलेटेड ऑन विच कंपोनेंट? यूपीएस अंशदान की गणना किस घटक पर की जाती है? बेसिक पे ओनली, बेसिक पे प्लस एनपीए, बेसिक पे प्लस डीए, बेसिक पे प्लस डीए प्लस एचआरए। यूपीएस का अंशदान निर्धारित करने के लिए किस घटक पर गणना की जाएगी? कौन कौन सी चीजें उसमें शामिल होंगी कंट्रीब्यूशन में? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, बेसिक पे प्लस डीए। बेसिक पे और डीए को मिला करके उसका कितना परसेंट लिया जाएगा, ये कंपोनेंट हमने पहले वाले वीडियोज में भी चर्चा कर लिए। आप चैनल पर बने रहे, मैं आपको फिर से एक बार बताऊंगा। कंट्रीब्यूशन है उस पर आधारित क्वेश्चंस तो निश्चित रूप से पूछे जाएंगे। यहाँ पर सही उत्तर हो गया सी हो गया। क्वेश्चन देख लेते 134। Disability pension under UPS non-service related is paid at? यूपीएस गैर सेवा संबंधी के तहत विकलांगता पेंशन का भुगतान यहाँ किया जाता है। कितने परसेंट किया जाएगा? 30% ऑफ लास्ट बेसिक पे, 40% ऑफ लास्ट बेसिक पे, 50% ऑफ लास्ट बेसिक पे, 80% ऑफ लास्ट बेसिक पे। तो विकलांगता पेंशन का भुगतान किस तरीके से किया जाएगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, 50% ऑफ लास्ट बेसिक पे। मतलब कि यूपीएस में बताया गया है कि 50% पेंशन आपको लास्ट बेसिक पे का मिल जाएगा। तो जितना वेतन वो उठा रहा था उतना लास्ट बेसिक पे का 50% उसको विकलांगता पेंशन के रूप में मिल जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं 135। The higher level committee under Sri T.V. Somanathan, which proposed the UPS framework, was constituted in which year?
श्री टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति जिसने यूपीएस फ्रेमवर्क का प्रस्ताव दिया था का गठन किस वर्ष किया गया था? मतलब कि टीवी सोमनाथन कमेटी है उसका गठन कौन से वर्ष में किया गया था? 15 अप्रैल 2023, 6 अप्रैल 2023, 1 जनवरी 2025, 1 अप्रैल 2025। श्री टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति जिसने यूपीएस फ्रेमवर्क का प्रस्ताव दिया था का गठन किस वर्ष में किया गया था? कब किया गया था? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा 6 अप्रैल 2023। मतलब कि 6 अप्रैल 2023 को ये कमेटी का गठन किया गया था और इस कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद में प्रस्ताव के बाद में यूपीएस सेंटर गवर्नमेंट ने लागू की थी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स, यूपीएस और एनपीएस पर आधारित क्वेश्चन सीरीज चल रही है जिसको नाम दिया गया है हंसी देवी सीरीज। अगर आपको हंसी देवी सीरीज के क्वेश्चंस पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन दबाइए। अपने यार दोस्तों को भी बता सकते हैं, आप कमेंट भी कर सकते हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं 136। यूपीएस अलाउज वॉलंटरी रिटायरमेंट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ। यूपीएस निम्नलिखित पूरा होने के बाद स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की अनुमति देता है। कितनी सर्विस होने के बाद में यूपीएस वॉलंटरी रिटायरमेंट की अनुमति देता है? ऑप्शन देख लीजिए 10 इयर्स ऑफ सर्विस, 15 इयर्स ऑफ सर्विस, 20 इयर्स ऑफ सर्विस, 25 इयर्स ऑफ सर्विस। यूपीएस है वो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की कितनी सेवा होने के बाद में अनुमति देता है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा 20 इयर्स ऑफ सर्विस। मैंने आपको बताया कि यूपीएस है वो ओपीएस और एनपीएस का हाइब्रिड रूप है। दोनों की बातें थोड़ी थोड़ी इसमें शामिल की गई है। वॉलेंटरी रिटायरमेंट के लिए ओपीएस में क्वालिफाइंग सर्विस कितनी दी गई है? 20 इयर्स है। तो यूपीएस में भी क्या हो जाएगा? 20 इयर्स के बाद में वॉलेंटरी रिटायरमेंट है वो किया जा सकता है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं 137। ऑन वॉलेंटरी रिटायरमेंट द पेंशन एडमिजिबल अंडर यूपीएस इज। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर यूपीएस के तहत स्वीकार्य पेंशन है। आपने 20 इयर्स के बाद में वॉलेंटरी रिटायरमेंट ले लिया है तो कितनी पेंशन आपको मिल जाएगी? 40% ऑफ लास्ट बेसिक पे, 45% ऑफ लास्ट बेसिक पे, 50% ऑफ लास्ट बेसिक पे, 55% ऑफ लास्ट बेसिक पे। वॉलेंटरी रिटायरमेंट के मामले में आपको यूपीएस के तहत कितनी पेंशन मिलेगी? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा 50% ऑफ लास्ट बेसिक पे। बहुत ही अच्छी कंडीशन बताई गई है कि लास्ट बेसिक पे का 50% आपको रिटायरमेंट के रूप में मिल जाएगा। कौन सी कंडीशन में? वॉलेंटरी रिटायरमेंट आप ले रहे हैं तो। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। नया सवाल देख लेते हैं 138। द यूपीएस एंश्योर्स दैट द डियरनेस रिलीफ इज अप्लाइड। यूपीएस सुनिश्चित करता है कि महंगाई राहत लागू हो। इनमें से कौन सा उत्तर ठीक हो जाएगा? वंस एवरी ईयर, ट्वाइस ए ईयर, वंस एवरी 2 इयर्स, एज एंड व्हेन इन्फ्लेशन क्रॉसेज 8%। तो डियरनेस रिलीफ है वो दिया गया है, ये ओपीएस में शामिल था। एनपीएस में डियरनेस रिलीफ नहीं था परंतु यहाँ फिर से इसको इंक्लूड कर लिया है। यूपीएस में डियरनेस रिलीफ है वो पेंशनर को दिया जाता है। तो ये डियरनेस रिलीफ साल में कितनी बार मिलता है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा ट्वाइस ए ईयर। हर 6 महीने के बाद में डीए है उसकी घोषणा की जाती है। तो ओपीएस के पेंशनर को डियरनेस रिलीफ के रूप में साल में 2 बार ये डीआर मिल जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं 139। यूपीएस प्रोवाइड्स एन एडिशनल पेंशन ऑन कंप्लीटिंग 80 इयर्स ऑफ एज। दिस स्टार्ट्स एट। यूपीएस 80 वर्ष की आयु पूरी करने पर अतिरिक्त पेंशन प्रदान करता है। ये यहां से शुरू होता है। 80 वर्ष की उम्र में कितनी परसेंट से ये शुरू होता है? 10% of basic pension, 15% of basic pension, 20% of basic pension, 25% of basic pension। यूपीएस है एडिशनल पेंशन देगा। अगर पेंशनर की एज है वो 80 साल हो जाती है तो कितने परसेंट पेंशन है एडिशनल पेंशन के रूप में मिलेगी? सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा सी हो जाएगा 20% ऑफ बेसिक पेंशन। अगर पेंशनर की एज 80 इयर्स हो जाती है
तो 80 इयर्स के बाद में उसको बेसिक पेंशन का 20% एडिशनल पेंशन के रूप में मिलेगा। बहुत ही अच्छी बात बताई गई है। और ये पेंशन बेनिफिट है वो ओपीएस में दिया जा रहा था, एनपीएस में नहीं था। मैंने आपको बताया कि यूपीएस है वो ओपीएस और एनपीएस का हाइब्रिड है। तो कुछ-कुछ बेनिफिट हैं वो ओपीएस के लिए गए हैं और कुछ एनपीएस के लिए गए। दोनों को मिला करके और बेस्ट चीज क्या दे दी गई है, यूपीएस दे दी गई है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। और साथियों देख लेते हैं यूनिफाइड पेंशन स्कीम पर आधारित क्वेश्चन सीरीज, हंसी देवी सीरीज पार्ट 7 का अंतिम सवाल 140। यूपीएस मैंडेट्स दैट द एम्प्लॉइज पेंशन अकाउंट इज पोर्टेबल अक्रॉस। यूपीएस का आदेश है कि कर्मचारी का पेंशन खाता पोर्टेबल हो। कहां से कहां जा सकता है, पोर्टेबिलिटी की सुविधा दी गई है यूपीएस में। ऑप्शन देख लीजिए, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसेज ओनली, स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसेज ओनली, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसेज, ऑल गवर्नमेंट एंड पीएसयू ऑर्गेनाइजेशंस। तो यूपीएस में पोर्टेबिलिटी है वो बताई गई है, वो कहां कहां से वो पोर्टेबल हो सकते हैं अकाउंट। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसेज, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है वो स्टेट गवर्नमेंट में यूपीएस के तहत पोर्टेबल करवा सकता है, या स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है वो सेंट्रल गवर्नमेंट में अपने अकाउंट को पोर्टेबल करवा सकता है। तो ये सुविधा दी गई है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। इस तरीके से साथियों एनपीएस और यूपीएस पर आधारित क्वेश्चन सीरीज, हंसी देवी सीरीज पार्ट 7 के अंतिम क्वेश्चन तक हम पहुंच गए हैं। अभी तक हमने 140 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। अगर आपने पहले वाले क्वेश्चंस नहीं देखे हैं तो जरूर देखिए और यूपीएस और एनपीएस पर आधारित क्वेश्चंस को कंप्लीट करिए। डियर फ्रेंड्स, आज के क्वेश्चंस पसंद आए हैं तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि नॉलेज मंडली इज द राइट चॉइस। थैंक यू वेरी मच।